गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की बेसिक क्लास में आज हम लोग निकालना सीखेंगे एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। हम लोग ये देखेंगे कि एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालते हैं, इसकी हिस्ट्री कैसी रहे और एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत कैसे पड़ी। आइए सीखते हैं इसको। एटॉमिक मास, किसी भी एटम का मास हमको अगर लिखना है तो उसे हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए किसी यूनिट की जरूरत होगी। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि लेंथ या टाइम या मास, वेट की डिफिनीशन बता दीजिए। आपसे कहा जाए कि व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ लेंथ, लेंथ की क्या डिफिनीशन होगी, लेंथ को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या आप कोई डिफिनीशन बता सकते हैं लेंथ की, या टाइम की कोई डिफिनीशन आप बता सकते हैं। लेंथ को हम मेजर कैसे करें। ये आपकी लेंथ ही है, ये भी आपकी लेंथ ही है और ये भी आपकी लेंथ ही है। तो लेंथ कौन सी है, ये या ये। तो ये समस्या जब आई कि हमको किसी यूनिट को मेजर करना था, तो फिर इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई जिससे रिलेट करके उस यूनिट को मेजर किया गया, उसको मापा गया। जैसे लेंथ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई मीटर, तो मीटर से सबको रिलेट किया गया और सारी लेंथ नाप ली गई। जब बड़ी लेंथ की आवश्यकता हुई तो उसके बड़े पैमाने डेवलप हो गए, छोटी लेंथ की आवश्यकता हुई तो उसके छोटे पैमाने डेवलप हो गए। इसी तरह टाइम की बात थी तो टाइम के लिए भी एक यूनिट बनाई गई, स्टैंडर्ड यूनिट, जिससे कहा गया सेकेंड। अब सेकेंड से रिलेट किया गया। जब जरूरत हमको बड़े टाइम के मापने की थी तो बड़े पैमाने डेवलप हो गए, छोटे टाइम को मापने के थी तो छोटे पैमाने डेवलप हो गए। उसी तरह मास को अगर हमको मास के यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो मास की भी एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होगी। और यही काम आया एटॉमिक मास में भी, कि एटॉमिक मास को जब हमको रिप्रेजेंट करना है तो एटॉमिक मास की एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होगी जिससे रिलेट करके हम सारे मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो वह स्टैंडर्ड मास जो था वह मास आया हाइड्रोजन एटम का मास। वह मास लिया गया हाइड्रोजन एटम का मास, और हाइड्रोजन एटम का मास जो था वो था 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इससे शुरुआत में एक स्टैंडर्ड यूनिट माना गया और इसी से रिलेट करके सारे एटम के मास निकाले गए। अब 1961 में क्या हुआ कि यह स्टैंडर्ड यूनिट बदल दी गई। अब हाइड्रोजन की जगह पे जो स्टैंडर्ड यूनिट ली गई वो कार्बन 12 का मास लिया गया। मास ऑफ कार्बन 12 का लिया गया। अब कार्बन 12 का मास लिया गया, इसके पीछे कारण जो बताया गया वो कारण यह बताया गया
कि कार्बन 12 जो होता है ये हर जगह इजीली अवेलेबल होता है और ये जो होता है कांस्टेंट होता है। हाइड्रोजन गैस थी, इसका स्थान भी फिक्स नहीं था, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा कांस्टेंट था, ज्यादा भरोसे वाला था और यह हर जगह इजीली अवेलेबल था। इसलिए अब स्टैंडर्ड यूनिट हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन 12 कर दी गई। कार्बन 12 इसलिए लिखा जाता है कि कार्बन एटम जो होता है उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन 12 वाला जो आइसोटोप्स था इसे हम लोगों ने अपने यूनिट के लिए यूज किया। अब कार्बन 12 का जो मास था वह मास था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। यह कार्बन 12 आइसोटोप्स का मास था। अब जो यूनिट बनाई गई, जो यूनिट मास बनाया गया, डेवलप किया गया, वो किया गया 1/12 पार्ट जो कार्बन मास का था, इससे इन्होंने एक यूनिट मास बनाया, एटॉमिक मास यूनिट जिसे शुरू में कहा गया। तो एटॉमिक मास यूनिट जो शुरू में बना, एटॉमिक मास यूनिट जो शुरू में बनाया गया वो कार्बन 12 के मास का 1/12 पार्ट बनाया गया। कार्बन 12 ये एटॉमिक मास यूनिट बनाई गई जिससे कहा गया AMU। ये 1 AMU बोला गया इसको, एटॉमिक मास यूनिट। और इसका मास हमको कार्बन 12 का मालूम था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसको जब सिंपल किया गया तो 1 AMU निकल के आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसी को कहा गया एटॉमिक मास यूनिट, जो वह स्टैंडर्ड यूनिट थी जिससे रिलेट करके सारे एटम के मास निकाले गए, सारे एटम के एटॉमिक मास निकाले गए। अब पहले हम इसको AMU बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे, लेकिन अब हम इसको यूनिफाइड मास बोलते हैं। अब हम AMU को बोलने लगे हैं यूनिफाइड मास, और इसे लिखने लगे हैं U से। तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1U इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब वह यूनिफाइड मास यूनिट जिससे रिलेट करके सभी एटम के मास निकाले गए वह आई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हम सारे एटम के मास कैसे निकाले गए? कार्बन का 1/12 पार्ट क्यों लिया गया? कार्बन का 1/12 पार्ट लेने के पीछे कारण यह बताया गया कि कार्बन के 1/12 पार्ट से जब हम लोगों ने सारे एटम के एटॉमिक मास को रिलेट किया तो एटॉमिक मास सबका लगभग होल नंबर में आया, पहली बात। दूसरी बात ये कि कार्बन 12 भी क्यों लिया गया, तो इसकी बात कर चुके हैं हम लोग कि कार्बन 12 हर जगह इजिली अवेलेबल है। दूसरी बात ये स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब हम लोग एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं इसको देख लें। अब हम लोगों को मान लीजिए कि हाइड्रोजन का ही एटॉमिक मास निकालना है,
तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास हमने निकाला, तो हाइड्रोजन का जो मास था 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, इसको हम लोगों ने अपनी यूनिफाइड मास से रिलेट कर दिया, मतलब यूनिफाइड मास से इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो यूनिफाइड मास है वह है 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो अब ये यूनिफाइड यूनिट में चला आएगा और ये हो जाएगा 1.008 यूनिफाइड यूनिट में इसको। तो हाइड्रोजन एटम जो है इसका एटॉमिक मास अब निकल के आया 1.008 यू, यू को बोला जाता है यूनिफाइड मास। इसी तरह से अब मान लीजिए कि ऑक्सीजन का अगर हम लोगों ने एटॉमिक मास निकाला 16 यू, तो इसका मतलब ये रहा कि ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक मास को हमने अपने यूनिफाइड मास से डिवाइड किया, तो जो हमारा रिजल्ट आया यूनिफाइड यूनिट में वह आया 16। तो इसका एटॉमिक मास जो निकल के आया वो आया 16। तो इस तरह से हम लोग ये सीख लिए कि एटॉमिक मास जो आया हमारा वो आया कैसे। एटॉमिक मास जब हमको किसी एटम का निकालना था तो सबसे पहले ये समस्या थी कि हम उसको रिलेट कैसे करें। कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट हमको चाहिए थी और वह स्टैंडर्ड यूनिट शुरू में ली गई हाइड्रोजन एटम का मास। हाइड्रोजन एटम का मास जो था पहले वो एमयू की तरह बिहेव किया गया, उसे स्टैंडर्ड यूनिट माना गया, उसके रिस्पेक्ट में हम सारे एटम के एटॉमिक मास निकालने लगे। लेकिन 1961 में क्या हुआ कि हमने कार्बन 12 को अपना स्टैंडर्ड यूनिट में प्रयोग करना चालू किया, कार्बन 12 के मास को। अब कार्बन 12 का जो मास था वो था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब ये कहा गया कि कार्बन 12 का जो मास है उनका 1/12 ये हमारा यूनिफाइड मास हो जाएगा, जिसे हम लोग शुरू में एटॉमिक मास यूनिट बोलते थे। तो 1/12 क्यों लिया गया, इसके पीछे कारण यह दिया गया कि 1/12 जब हम लोग लेते हैं यूनिफाइड मास, तो इससे हम किसी भी एटम के मास को अगर रिलेट कर रहे हैं तो वो लगभग होल नंबर में आ रहा है। दूसरा कार्बन 12 हमने क्यों लिया, इसके पीछे कारण यह बताया गया कि कार्बन 12 एटमॉस्फेयर में हर जगह इजिली अवेलेबल है और दूसरा ये स्टेबल है। अब हम लोगों ने देखा कि जितने भी हम लोग एटॉमिक मास देखते हैं, जो भी एटॉमिक मास हम देखते हैं किसी का भी, मान लीजिए हमने नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखा 14, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हमने देखा 14। इसका मतलब 14U होगा, ये 14U होगा। मतलब ये जो हमारा यूनिफाइड मास है उससे रिलेट होगा नाइट्रोजन का मास, तो फिर आया होगा 14। तो 14U 14 यूनिफाइड मास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है। तो कोई भी एटॉमिक मास जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो हमारे यूनिफाइड मास से रिलेट मास बताता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भी एटम होता है, कोई भी एटम हमारा जो होता है वो एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इसी से मिलके हमारा एटम बना होता है। तो इसका मतलब कि जो हमारा एटम होगा उसमें यही 3 पार्टिकल होंगे। जितना नंबर आप पार्टिकल होंगे इनके अगर हम मास ऐड कर दें, मतलब अगर हम यूनिफाइड मास इलेक्ट्रॉन का, यूनिफाइड मास प्रोटॉन का और यूनिफाइड मास न्यूट्रॉन का ऐड कर दें
तो हमें एटम का मास मिल जाएगा, एटॉमिक मास यहां भी मिलेगा। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को, प्रोटॉन के मास को और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दें तो हमें एटॉमिक मास मिलेगा। एटॉमिक मास मिलेगा किसी भी एटम का। लेकिन ये मास कौन सा ऐड करना है? यूनिफाइड मास ऐड करना है, यू और यू। ठीक, अब यूनिफाइड मास इसका देख लेते हैं। हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास आता है वो आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इसको अगर हम यूनिफाइड करें तो इसको अगर हम 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से डिवाइड करें तो ये नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, लगभग 0 के बराबर आएगा ये। तो मतलब रिलेटिव मास जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो लगभग 0 होगा। तो रिलेटिव मास जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मिला वो लगभग 0 मिल गया। इसका मतलब जो हम एटम का मास निकालेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बाकी बचा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देख लेते हैं। इसका रिलेटिव मास क्या होगा यूनिफाइड मास से? प्रोटॉन जो हमारा होता है इसका मास जो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको हम लोग अगर यू में कन्वर्ट करें तो P इक्वल टू हो जाएगा 672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ध्यान से देखें तो इसका रिलेटिव मास कितना हो गया? 1। रिलेटिव मास प्रोटॉन का हमको मिल गया 1 यू। रिलेटिव मास प्रोटॉन का 1 यू मिल गया और रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का 0 मिल गया लगभग। और रिलेटिव मास न्यूट्रॉन का जब हम लोग निकालेंगे तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको जब हम रिलेटिव मास इसका निकालें अपने यूनिफाइड मास से तो ये भी लगभग 1 आएगा, 1 यू। तो रिलेटिव मास न्यूट्रॉन का भी हमको मिल गया 1 यू। इसका मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वही उसी का नंबर ही उसका रिलेटिव मास होगा हमारा यूनिफाइड यूनिट में, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा उसी का नंबर ही उसका रिलेटिव मास होगा यूनिफाइड यूनिट में। इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल हो गया, मतलब 0 हो गया। तो मतलब अब हमारा जो एटम रहा तो एटम का जो एटॉमिक मास आया उसमें प्रोटॉन का रिलेटिव मास और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास यही ना रहा। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 रहा, तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ही इसका यूनिफाइड मास हो गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही इसका यूनिफाइड मास हुआ। तो एटॉमिक मास जो हुआ किसी एटम का तो हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां से हम लोगों को
एक फार्मूला और मिलता है जिसे हम जनरली यूज करते हैं एटॉमिक मास के लिए, कि एटॉमिक मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा एटॉमिक मास रहा वो रहा प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूरा, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, ऑलवेज होल नंबर होता है। कभी प्रोटॉन को आपने 1/2 तो पाया नहीं, हमेशा होल नंबर ही पाया है, पूर्ण संख्या ही पाया है। न्यूट्रॉन भी आपका होल नंबर होता है। इसको भी कभी आपने फ्रैक्शन में नहीं पाया होगा, होल नंबर में ही पाया होगा। तो इसका जो टोटल होगा वो भी तो होल नंबर ही होना चाहिए ना। तो एटॉमिक मास भी हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए। तो एटॉमिक मास ऑलवेज बी ए होल नंबर। तो एटॉमिक मास को हमेशा एक होल नंबर ही होना चाहिए, पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। लेकिन यह कहानी गड़बड़ा जाती है। नियान के पास जब हम आते हैं तो इसका एटॉमिक मास हमको मिलता है 20.2, फ्रैक्शन हो गया। क्लोरीन के पास आते हैं तो एटॉमिक मास हमको मिल जाता है 35.5। यहां भी दिक्कत हो गई, मतलब कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। कॉपर के पास आते हैं तो इसका एटॉमिक मास हमको मिल जाता है 63.5। सब यू में है, यूनिफाइड मास है सब। तो इसका मतलब हमारी कहानी में कोई ना कोई और ट्विस्ट है। मतलब केवल प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर ऐड करने से हमें मैक्सिमम जगह तो मिल जा रहा है एटॉमिक मास, लेकिन कुछ जगह हमको नहीं मिल रहा है। तो मतलब कोई और कारण होगा। वह कारण आया आइसोटोप्स का, वह कारण आया आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स का मतलब समस्थानिक, समस्थानिक मतलब वे एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस हो, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न हो, वो कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वे एटम होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, दो एटम्स वे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, तो आइसोटोप्स होते हैं। अब यह कहा गया कि जहां जहां आपको फ्रैक्शन मिला है वह जो एटम है उस एटम के आइसोटोप्स होंगे। जहां जहां आपको फ्रैक्शन मिला है वहां उस एटम के आइसोटोप्स होंगे। जैसे नियान है तो नियान के आइसोटोप्स होंगे, क्लोरीन है तो क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होंगे, कॉपर है तो कॉपर के भी आइसोटोप्स होंगे। और यह कहा गया कि इसके जो आइसोटोप्स होंगे वो कुछ रेशियो में होंगे, वो उनके एटॉमिक मास कुछ रेशियो में होंगे। और इसका जो एटॉमिक मास होगा इस एटम का,
इसके आइसोटोप्स के मास के रेशियो का मास होगा। इसके एटॉमिक मास जिस रेशियो में उपस्थित होंगे उसका मास उसी रेशियो में होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नियान जो है हमारा, उसमें आइसोटोप्स कौन कौन से हैं। तो नियान के दो आइसोटोप्स हैं। एक नियान का 10 एटॉमिक नंबर होता है, एक आइसोटोप्स होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 20, और एक आइसोटोप्स होता है जिसका एटॉमिक मास होता है 22। अब इन्होंने कहा कि ये जो आइसोटोप्स हैं इनका रेशियो होगा एटॉमिक मास का, ये इनका रेशियो होगा इस एटम में, है ना, इनका रेशियो होगा, ये किसी रेशियो में होंगे। तो ये जो रेशियो था इनका, तो नियान 20 था 9 रेशियो का और नियान 22 था 1 रेशियो का। अब इन्होंने कहा कि इनका एवरेज एटॉमिक मास ही नियान का एटॉमिक मास होगा। तो जो नियान का एटॉमिक मास होगा वो इनका एवरेज एटॉमिक मास होगा। तो एवरेज का मतलब 9 इंटू 20, तो 20 इंटू 9, एवरेज तो निकालना जानते हो ना रेशियो से। रेशियो जो है उसको इससे गुणा करो और टोटल रेशियो से डिवाइड कर दो, प्लस 1 इंटू 22 अपॉन रेशियो का सम। तो नियान का जो एटॉमिक मास आपका निकल के आएगा वो आएगा 180 प्लस 22 अपॉन 10। तो नियान का जो एटॉमिक मास निकल के आएगा वो 202 अपॉन 10 इक्वल टू आएगा 20.2 U। अब आ गया मामला कि जो नियान है इसका एटॉमिक मास, नियान का अब आ गया आपका 20.2, ये नियान का एटॉमिक मास आ गया। कैसे आ गया समझ में आ गया। इसी को कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। यही आपको जरूरत होती है एवरेज एटॉमिक मास की। यही आपको जरूरत होती है एवरेज एटॉमिक मास की। अब आते हैं क्लोरीन के पास। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 37, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब इनका जो रेशियो है वो रेशियो है 3:1। मतलब जो क्लोरीन 35 है और क्लोरीन 37 है ये 3:1 में पाए जाते हैं। अब इनका क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होगा इसके एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो जो एटॉमिक मास क्लोरीन का आया वो 3 इंटू 35, 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, यही ना होगा एवरेज, ऐसे ही ना निकलेगा। तो ये हो गया 105 प्लस 37 अपॉन 4। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास निकल के आया वो आया 142 अपॉन 4। तो ये आया 35.5। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास निकल के आया एवरेज एटॉमिक मास वो आया 35.5। कैसे निकला समझ में आ गई बात। कॉपर पे आते हैं। कॉपर के दो समस्थानिक होते हैं, कॉपर 63 और कॉपर 64। 29, 20। इनका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 7.7:3 का, लगभग 69.9%। ये 63 वाला होता है और 30 पॉइंट कुछ होता है
कॉपर 64 वाला। तो इसका रेशियो माना जाता है 7:3 का लगभग। देख लेते हैं। तो कॉपर का जो एवरेज एटॉमिक मास आपका निकल के आएगा 63 इंटू 7 प्लस 64 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 3। तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होगा 21 7 6 42 44 4 3 12 4 7 18 10 पर 3 9 4 13 13 अपॉन 10। तो कॉपर का जो आया 63.3, थोड़ा सा जो डिफरेंस हम लोगों ने 69 पॉइंट, उससे ये लगभग 63.5 के होता है ये। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई होता है। तो हमारे पास दो टॉपिक थे, एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालें और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, क्यों आया। तो ये टॉपिक हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। तो लगभग पूरे टॉपिक जो बेसिक केमिस्ट्री के थे वो हम लोगों ने कंफर्म कर लिए। अब हम लोगों के चैप्टर चलेंगे। अब हम लोग चैप्टर पढ़ सकते हैं। लगभग सारा हम लोगों ने लगभग 12-13 लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री के सारे बेसिक्स पढ़ लिए। मैं फिर बार बार कहता हूं कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है बढ़िया से या कोई भी सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ना है तो उसकी बेसिक्स को अच्छे से पढ़िए। बेसिक्स अगर आपकी तैयार है तो आप अपने तैयारी के लेवल को किसी भी स्टैंडर्ड तक ले जा सकते हैं, किसी भी स्तर तक ले जा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।